इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। लक्ष्मी को अंदाजा हो चुका था कि कुत्ते के सामने जाने से हम दोनों हिचकिचा रहे थे। वो किसी तदबीर से कुत्ते को दरवाजे के सामने से हटा ले गई। कुत्ते के मंजर से दफान होते ही मेरे खून को तरारा आ गया। एक पालतू कुत्ता मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने अपनी जगह छोड़ दी मगर मुझे फैसला करने में ताखीर हो चुकी थी। मुझसे पहले अव्वल खान हरकत में आ चुका था और मुरब्बियाना अंदाज में मुझे अपने पीछे आने का मशवरा दे रहा था। इस मर्तबा मैं अव्वल खान के पीछे था, इसलिए अंदरूनी दरवाजा मुझे बंद करना पड़ा। लक्ष्मी कुत्ते का पट्टा थाम कर उसे अंदर कहीं ले जा रही थी। तुम ठहरो, मैं इसे एक कमरे में बंद करके आती हूँ। लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर पैगाम दिया। जो ही वो निगाहों से ओझल हुई मैंने अपनी जगह छोड़ दी। वो ज्यादा बड़ा मकान नहीं था। कुशादा लाबी में 4 दरवाजे थे और चारों ही खुले हुए थे। इनमें से एक कमरा किसी की ख्वाबगाह के तौर पर जेर इस्तेमाल था। क्योंकि इसका बिस्तर शिकन आलूद था, मैं फुर्ती से उसी कमरे में घुस गया। जो कुछ हुआ वो कुत्ते की वजह से हादसाती तौर पर हुआ था। इसमें मेरे किसी मंसूबे का कोई दखल नहीं था। इस कमरे में इंसानी वजूद की बू रची हुई थी। जूतों के ऊपर शब ख्वाबी का एक धारीदार लिबास बिखरा हुआ था। ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद मर्दाना इस्तेमाल की चीजें बेतरतीब थी। सराहने वाली तपाई पर फोन रखा हुआ था। कालीन पर अस्काच की एक खाली बोतल भी लुढ़की हुई थी। आसार बता रही थी कि वो जोगिंदर पाल की ख्वाबगाह थी। बम रखने के लिए रोए जमीन पर इससे बेहतर मकाम मिलना मुहाल था। किस्मत ने इत्तेफाक से वो मौका फराम कर दिया था। मैंने चश्मे ज़दन में अपने हाथ में मौजूद रिमोट कंट्रोल्ड बम जू का तू मसहरी के नीचे रखकर दूर तक खिसका दिया और जिस तेजी से इस कमरे में दाखिल हुआ था उसी तेजी के साथ बाहर निकलकर वापस अव्वल खान के पास पहुंच गया। मैंने वो कार्रवाई इतनी तेजी से अंजाम दी थी कि लक्ष्मी तकरीबन 1 मिनट बाद कुत्ते के बगैर वापस आई तो उसे मेरी हरकत का अंदाजा तक नहीं हो सका। वो मकान पूरी तरह बंद और गुफ्तगू के लिए महफूज था मगर हम तीनों के ज़हनों पर एक खौफ सवार था। लक्ष्मी दबी दबी सरगोशियाना आवाज में बोली, मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोनों पालतू कुत्तों से इतना डरती हो। मेरे होते हुए वो तुम्हें कुछ भी ना कहता। मैंने उसे बंद कर दिया है। जल्दी से कागज ढूंढ लो और वापस चले जाओ। तुम्हें भरोसा हो तो हम दोनों अलग अलग कमरों की तलाशी ले लें ताकि वक्त बच जाए। मैंने सादगी से पूछा। नहीं, वो इस सवाल के लिए शायद पहले से तैयार थी। मैं तुम दोनों के साथ साथ रहूंगी ताकि कोई चीज इधर से उधर ना हो जाए। उसकी आयद की हुई शर्त बहुत कड़ी थी। अगर किस्मत और कुत्ते ने साथ न दिया होता तो शायद बम वाला चर्मी पैकेट हमें अपने साथ वापस ले जाना पड़ता। लॉबी में खुलने वाले कमरों में पहला दरवाजा सादा से ड्राइंग रूम का था। इससे मुल्हिक ड्राइंग रूम में 4 कुर्सियों के साथ एक छोटी मगर खूबसूरत मेज पड़ी हुई थी। इस कमरे से निकलने के बाद लक्ष्मी हमें जोगिंदर पाल की ख्वाबगाह में ले गई। ये मेरे साहब का कमरा है। तुम चीजों के हिलने जुलने की बात कर रही थी। ये तो पूरा कमरा ही बिखरा हुआ है। मैंने हर से कहा, यहाँ हर चीज की एक जगह मुकर्रर है। साहब फैलाते हैं, मैं हर चीज को समेट कर वापस उसकी जगह पर पहुंचाती हूँ। घर में ज्यादा मुश्किल काम यही है। हम दोनों कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों में इधर उधर चकराते रहे। लक्ष्मी दरवाजे के करीब खड़ी हमें देखती रही। मैंने टेलीफोन सेट पर नंबर तलाश करने की कोशिश की मगर वो जगह खाली थी। इस कमरे में कुछ वक्त बर्बाद करने के बाद हम दोनों ने अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया। फिर अफजल के दोनों कागज साहब के पास सौंपे। लक्ष्मी ने हमारे साथ चलते हुए कहा, चौथा कमरा खाली पड़ा हुआ है। स्टोर में टोनी रहता है। बावर्ची खाने में वो कागज नहीं हो सकते। ये कहते हुए हमें चौथे दरवाजे पर ले गई। वो मुल्हिक बाथरूम के साथ ही ख्वाबगाह थी मगर भाई भाई कर रही थी। जोगिंदर ने वहां अपनी जरूरत से ज्यादा कोई चीज जमा नहीं की थी। यह बहुत बुरा हुआ। हम तीनों की मोहब्बत भी अफजल के किसी काम नहीं आ सकी। मैंने अफसुर्दगी से कहा, पता नहीं अब उसका क्या बनेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। आज मैंने जिंदगी में पहली बार अपने किसी मालिक से नमक हरामी की है। लक्ष्मी, तुम वाकई बहुत हमदर्द और नेक दिल औरत हो। तो मुझे यहाँ का फोन नंबर दे दो। मैं देखूंगा कि अफजल के लिए क्या कर सकता हूँ। कल या परसों मैं तुम्हें फोन पर पूरी बात बता दूंगा। मैंने बातों की रवानी से फायदा उठाकर अपने ज़हन में चकराने वाला सवाल भी कर डाला। फोन करोगे? उसने धीरे से कहा। कुछ सोचा और फिर अपने मुख्तसर ब्लाउज के गिरेबान में हाथ डालकर वस्त में कुछ टटोला। इसका हाथ वापस आया तो इसमें जिप वाला एक नन्हा सा पर्स मौजूद था। लक्ष्मी जिप खोलकर उसके अंदर कुछ तलाश करने लगी। जरा सी मेहनत के बाद उसने कई तहों वाला एक छोटा सा कागज मेरे सामने कर दिया। ये यहाँ का नंबर है। साहब ने खुद लिख कर दिया था कि कभी कोई मजबूरी हो तो फोन करके इनसे पहले से छुट्टी ले लूं। मगर मैंने आज तक काम से कोई छुट्टी नहीं ली। मैं दिल लगाकर काम करती हूँ। मैंने सिगरेट के पैकेट पर वो नंबर नोट कर लिया।
लक्ष्मी हैरतनाक तौर पर हमारे सारे मसाइल हल करती जा रही थी। से बात करनी हो तो 11 बजे से पहले करना और 1 बजे के बाद कभी फोन न करना। लक्ष्मी ताकीद कर रही थी। कभी कभी साहब दफ्तर से छुट्टी करके 1:30-2 बजे तक घर आ जाते हैं। हफ्ते और एतवार को उनकी छुट्टी होती है। फिर हफ्ते और एतवार को भी फोन न करूं। मैं लक्ष्मी का दिल रखने के लिए खामखा पूछ लिया। हाँ, होली, दिवाली और दूसरे त्योहारों पर भी फोन न करना। लक्ष्मी ने दूर तक के लिए वजाहत कर दी। अब तुम जाओ, डर से मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है। मैं पानी पीकर कुछ देर बैठूंगी तो दिल ठिकाने पर आएगा। इसके बाद मैं काम शुरू करूंगी। मैंने उसके लिए चंद तौसीफी अल्फाज कहे। फिर हम दोनों निकास के रास्ते की तरफ बढ़ गए। हमें अंदरूनी दरवाजे से रुखसत करके लक्ष्मी ने फौरन कुफल लगा लिया। हमने बाहर निकलकर चौबी फाटक बंद किया और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। आज जोगिंदर पाल की बदकिस्मती का दिन है। हमारे सारे काम तवक्का से ज्यादा आसान होते चले गए। अव्वल खान ने खुशी से सरशार लहजा में कहा, मुझे आज पता चला कि तुम कुत्तों से डरते हो। मैंने हंसने की दबी हुई आरजू पूरी करते हुए कहा, इसे देखकर तुम्हारे पैर जमीन पर गड़ कर रह गए थे। अव्वल खान भी हंसने लगा। तुम भी तो उस खूंखार बिल्ले से डर रहे थे। असल काम उसकी वजह से हुआ है। मैंने हर से कहा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। तुमसे पहले आगे बढ़ा था। 1 कदम बढ़े थे, उसको गुराते ही 2 कदम पीछे आ गए थे। तुम चल पड़ते तो मुझे हौसला मिल जाता। अचानक शेर भी सामने आ जाए तो इंसान सारी हिम्मत यकजा करके उसे लड़ लेता है, लेकिन जानबूझकर एक जलील और खतरनाक कुत्ते के मुंह में जाना मुश्किल काम है। मैंने उसके मुशाहिदे से आगाह होते ही हथियार डाल दिए। कुत्ते के जिक्र के बगैर आज की कहानी अधूरी रहेगी, लेकिन घर जाकर मेरे और अपने खौफ की कहानी न ले बैठना। मुझे अपनी इस कमजोरी का आज पहली बार अंदाजा हुआ है। मैं जल्दी इसे दूर कर लूंगा। अव्वल खान कुछ नहीं बोला। हम दोनों कमोबेश यकसां तजर्बे से गुजरे थे। मुझे उम्मीद थी कि वो नाखुशगवार वाकया हमारे दरमियान मौजूद सुखद नहीं बनेगा। इस वाकये की कोख से जन्म लेने वाली हमारी कामयाबी ने कम अज कम मेरे दिल में नदामत के एहसास को खासा कमजोर कर दिया था। गाड़ी में बैठकर हम कुछ दूर निकले तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं यक बयक लक्ष्मी, जोगिंदर पाल और टोनी के ट्रांस से निकल आया हूं। वो वाकयात बहुत तेजी और तसलसल के साथ रुनमा होते चले गए थे। इस दौरान में मेरा जहन पूरी तरह इन हालात की गिरफ्त में जकड़ा हुआ था। हमारी वो मुहिम कामयाबी से हम किनार हो चुकी थी। जोगिंदर पाल को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बुनियादी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। खेल के इस हिस्से की तकमील के साथ मेरे जहन का बोझ हल्का हुआ तो मुझे याद आया कि इस दिन के लिए हमने कुछ और तरजीहात भी तय की हुई थी। आज इन चक्करों की वजह से हमारे पासपोर्टों की तैयारी का काम अटक गया। मैंने खुदगुलामी के अंदाज में कहा, सुबह घर से निकलने से पहले मैंने अपने घर पर आए हुए आदमी को ब्रीफिंग के साथ तुम्हारी तस्वीर दे दी थी। मुझे अंदाजा था कि वाकयात का पहिया चल निकला तो मैं उलझ कर रह जाऊंगा। वो काम हो रहा है। कल सुबह तक तीनों पासपोर्ट आ जाएंगे। गुड। अव्वल खान की जुबान से खबर सुनकर मुझे खुशी हुई। फर्द और तंजीम में यही फर्क होता है। तुम इस नुक्ते का हर वक्त ध्यान रखते हो। एक मसरूफियत की वजह से दूसरा काम मुतासर होने लगे तो मैं शदीद कोफ्त महसूस करता हूँ। उस्ताद का मोबाइल फोन घर में है। मैंने सोचते हुए कहा। वीरा बता रही थी कि उस पर बार बार कॉल्स आ रही हैं। जोगिंदर उस्ताद जैकब से राब्ते के लिए बेचैन होगा। शायद उस्ताद और अर्जुन के अंजाम की खबर अभी तक दबी हुई है। वो अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरे हैं। मुझे इस वीरान इलाके में ले गए थे। अब वहां उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। कोई मुश्किल से उन तक पहुंच सकेगा। इस वक्त तक जंगली जानवर लाशों को नोच कर मस्तक कर चुके होंगे। जोगिंदर पाल की मौत के साथ तुम्हारे सर पर मंडलाने वाले सब खतरात टल जाएंगे। अव्वल खान ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, अब तुम्हारे घर का फोन नंबर है सिर्फ मारुति के इल्म में है और वो पूरी तरह तुम्हारी मुट्ठी में है। वो वाकई अजीब और बदकिस्मत औरत है। अपने शौहर के लिए बेपनाह मोहब्बत के साथ बेवफाई का जो संगम मैंने मारुति में देखा है वो कभी मेरे गुमान में भी नहीं आ सकता था। अब वो बिल्कुल अकेली रह गई है। मोहन हाउस वालों के साथ उसका गुजारा होना मुश्किल है। जिंदगी से जज्बात का दूसरा नाम है। मारुति के जगाए हुए फितनों का तमाशा देखने के बाद मैं खुद अंदर से लर्ज कर रह गया था। उसे रवि की मौत की खबर मिलेगी तो वो मुझे तलाश करेगी। अब मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। तुम्हारा फैसला मुनासिब है। तनहा हो जाने के बाद वो तुम्हारी जात में पनाह हासिल करने की कोशिश कर सकती है। तुम उससे दूर रहोगे तो वो खुद ही मायूस होकर कोई दूसरा सहारा तलाश कर लेगी। जवान और खूबसूरत बेवाओं को आसानी से हमदर्द मिल जाते हैं। अव्वल खान ने पते की बात कही थी। कमसिनी की शादी के बायस मारुति इस वक्त भी जवान नजर आ रही थी, जबकि मेरी इतलात के मुताबिक वो खुद एक जवान बेटे की मां थी। इसने अपनी आरजुओं की खातिर बेटे को मीरपुर खास के दही इलाके में छोड़ा हुआ था, जहां इस लड़के को भी अपनी खानदानी हैसियत के बिना पर फुर्सत के साथ साथ वो तमाम आजादियां हासिल थी जो चढ़ती हुई मुंह जोर जवानी के साथ इंसान की तलब बन जाती हैं। मुझे मारुति का अंजाम अफसोसनाक नजर आता है। मैंने चंद सानियों के सकूत के बाद कहा, वो रवि के आजाद दोस्तों की सोहबत में घिर कर एक खिलौना बन जाएगी और फिर हमेशा के लिए बिखर जाएगी।
ये बहुत अच्छा है कि चंद रोज बाद तुम भारत की तरफ निकल जाओगे। सुल्तान शाह मेरे पास आ जाएगा। मैं अर्जी तौर पर तुम्हारा फोन बंद करा दूंगा। राब्ते में मुसलसल नाकामी से थक हार कर वो तुमसे हमेशा के लिए मायूस हो जाएगी। अर्जुन और जैकब से टकराव में मेरा चेहरा न बिगड़ा होता तो मैं कल ही यहां से निकल जाता। मैंने हसरत से कहा, तुम चाहो तो अब भी अपने इरादे को अपनी जामा पहना सकते हो। अव्वल खान ने तजवीज पेश की, तुमको लाहौर में रुक कर आगे जाना है। तुम ये चंद दिन लाहौर में गुजार सकते हो। जब जख्म मुंतमिल हो जाएं तो इस्लामाबाद से जलाल को लाहौर बुला लेना। वो तुम्हें सरहद पार भेजने का बंदोबस्त कर देगा। वो बहुत मौजूद तजवीज़ थी जिस पर किसी ताखीर के बगैर अमल किया जा सकता था। मैंने उसे अपने जहन में महफूज कर लिया। हम दोनों पिछले चंद घंटों के दौरान में पेश आने वाले वाक़यात की रोशनी में आइंदा के इम्कानात पर बातें करते हुए तकरीबन 12 बजे घर पहुंच गए। मुझसे फ़ोन पर होने वाली मायूसाना गुफ्तगू के नतीजे में वीरा चहक रही थी। गनीमत है कि तुम जल्द ही लौट आए, वीरा ने मुझे सामना होते ही कहा। मुझे डर था कि कहीं वो भंगन तुम्हारा सारा दिन बर्बाद न करते। यह तुम्हारी और डैनी की आपस की गुफ्तगू है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। अव्वल खान ने उसके तबसरे पर हल्का सा कहका लगा के कहा। अव्वल खान की खुश दिली ने वीरा को मखमसे में डाल दिया। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर मुझे घूरा, फिर खुश्क लहजे में पूछा, असल कहानी क्या है? आराम से बैठ जाओ, असल कहानी आज शाम तक खत्म हो जाएगी। ये कहते हुए मैंने अपनी जेब से रिमोट कंट्रोल निकाल लिया। अव्वल खान उसे मेरे साथ मसरूफ पाकर खामोशी से फोन की तरफ मुतवज्जा हो गया था। मैं कुछ देर तक वीरा को जिज करता रहा। मैंने जोगिंदर पाल के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की थी वो इतनी अहम थी कि मैं अपने मिजाज पर उसके मुस्बत असरात को पोशीदा रखने में कामयाब नहीं हो सका था। वीरा के साथ गजाला और सुल्तान शाह ने भी मेरे चेहरे से पढ़ लिया कि बात वो नहीं थी जो वीरा समझ रही थी। यह वीरा के इस सेमाबी मिजाज की खूबी थी कि वो फौरन ही इस्तज़ाइया अंदाज तर्क करके मेरी खुशामद पर उतर आई। जोगिंदर पाल तक रसाई के सिलसिले में लक्ष्मी ने जो किरदार अदा किया वो इन सब के लिए नाकाबिले यकीन हद तक हैरान कुन था। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक अनपढ़ और मामूली औरत ऐसे अहम मुजरिम तक रसाई में कोई कलीदी किरदार अदा करने की अहल हो सकती थी। वो अपने मालिक से खाइफ थी और किसी कीमत पर हमसे इतना ज्यादा ताउन करने पर आमादा नहीं थी। अव्वल खान ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मैं अकेला होता तो अपनी कोशिशें तर्क करके हथियार डाल देता, लेकिन डैनी ने हिम्मत नहीं हारी। लक्ष्मी को आमादा करना इसी के बस की बात थी। इस तबके के बाज लोग अपने मालिकों के बहुत वफादार होते हैं, मगर वो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुलाजिम है। जोगिंदर के घर कैसे पहुंच गई? पिछली रात इस बारे में तफसील से बात नहीं हो सकी थी। अव्वल खान ने पूरा पसे मंजर दोहराने के बाद कहा, लक्ष्मी और डैनी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर मैं एक अजीब नतीजे पर पहुंचा हूं। ये अनपढ़ और मफलूकुल हाल लोग जैसे भी हों बुरे वक्त में एक दूसरे के बेहतरीन हमदर्द साबित होते हैं। इनमें किसी तालीम और तरबियत के बगैर ऐसी तबकाती सोच पैदा हो जाती है कि उसकी दूसरी मिसाल मिलनी मुश्किल है। लक्ष्मी के तेवर उस वक्त नर्म हुए जब डैनी ने उसे यकीन दिला दिया कि हम भी उसी की तरह गरीब और बेसरो सामान तबके से ताल्लुक रखते हैं। तुम्हारी गाड़ी देखकर भी उसने डैनी के इस ढकोसले को तस्लीम कर लिया। वीरा ने अव्वल खान की बात काट कर पूछा। यह डैनी की चर्ब जुबानी का कमाल था कि इसे तस्लीम करना पड़ा। एक बार वो राह पर आई और काम बनता चला गया। खासी सनसनीखेज सूरत हाल है, वीरा ने सोचते हुए कहा। जोगिंदर पाल अपने दफ्तर में है। उसकी ख्वाबगाह में मसहरी के नीचे 5 किलो बारूदी ताकत वाला एक रिमोट कंट्रोल्ड बम पोशीदा है, जिसका रिमोट डैनी बेपरवाही से लिए फिर रहा है। सब कुछ तैयार है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जोगिंदर दफ्तर से अपने घर वापस पहुंच चुका है? ये मालूमात भी लक्ष्मी ने फराम की है। हम उसे फोन पर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अव्वल खान ने बताया। 4 नहीं 6 बजे। मैंने उसकी तस्दीक की। मैं चाहता हूं कि हमारी पहली कोशिश ही बारआवर साबित हो। 6 बजे तक उसे अपने मामूलात से फारिग होकर कमरे में पहुंच जाना चाहिए। मैंने उसके कमरे में अस्काच की एक खाली बोतल देखी थी। शराब नोशों के लिए शाम का धुंधलका दावत अंगेज होता है। वो कहीं भी हों, शाम होते ही इस ठिकाने पर पहुंचने के लिए बेचैन हो जाते हैं जहां से उन्हें उनकी खुराक मिल सके। अचानक मेज पर रखे हुए उस मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी जो मैंने उस्ताद जैकब की लाश से हासिल किया था। घंटी की आवाज वाकई करख्त और नागवार थी। जब तक घंटी बजती रही सब खामोश रहे। वो सिलसिला मुनकता हुआ तो वीरा मुंह बनाकर बोली, ये घंटियां सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। जब इस पर आने वाली कोई भी कॉल न सुनने का फैसला हो चुका है तो तुम्हें इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए थी। मैंने कहा, यह तुम्हारी हदायत थी कि फोन बंद न किया जाए। जोगिंदर या मास्टर चौंक पड़ेगा। फोन से निजात हासिल करने के दूसरे तरीके भी हैं। वीरा को जवाब देकर मैं सुल्तान शाह की तरफ मुतवज्जा हो गया। ये मोबाइल ले जाओ और अपने बिस्तर पर तकिए के नीचे रख दो। यह ख्याल रहे कि इसका कोई बटन न दबने पाए। इतनी सी बात तुम मुझे पहले भी बता सकते थे। वीरा ने मेरी हदायत पर बरहमी से कहा, यह हल तुम खुद भी सोच सकती थी। जरूरी नहीं कि मैं ऐसी मामूली बातें भी बताता रहूं।
सोचने में थोड़ी सी अक्ल खर्च होती है। सुल्तान शाह ने जाते जाते गिरा लगाई, औरतें अक्ल बहुत कफायत से इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए कभी गंजी नहीं होती। मर्द बेचारे सोच सोच कर जवानी ही में गंजे हो जाते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मेरी और अव्वल खान की कारगुजारी से वाकिफ होने के बाद हर एक बहुत खुश नजर आ रहा था। जोगिंदर पाल के मुतवक्का अंजाम के पेश नजर सब पुरजोश थे। खुशगपियों के दौरान में शिकम शेर होकर खाना खाया गया और फिर सुस्ती के आसार नमूदार होने लगे। मैंने जोगिंदर पाल के खिलाफ आखिरी कदम उठाने के लिए एक वक्त का तयन कर दिया था जो खासी दूर था। वीरा और सुल्तान शाह को आराम की सोचने लगी। कुछ देर तक वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठे कसल मंदी से अंगड़ाइयां लेते रहे, फिर खामोशी से अपने अपने कमरों की तरफ खिसक गए। गजाला आम हालात में भी खानादारी के फराइज में मसरूफ रहती थी और हमारे साथ कम वक्त गुजारती थी। इस वक्त वो अव्वल खान की फरमाइश पर चाय बनाने में मसरूफ थी। तखलिया होते ही अव्वल खान बोला, रास्ते में तुमने 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया था, लेकिन अब 6 बजे उस खबीज को फोन करने का इरादा किए बैठे हो। इसे बिला वजह 1 घंटे की राहत क्यों दे रहे हो? ये काम जितना जल्द हो जाए इतना ही अच्छा होगा। उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि इस सवाल ने काफी देर से उसे परेशान किया हुआ था, लेकिन वो दूसरों के सामने खामोश रहा था। हमारा निशाना सिर्फ जोगिंदर पाल है, मैंने बताया। इसके साथ लक्ष्मी को खराश भी आई तो मैं जिंदगी भर खुद को मुआफ नहीं करूंगा। मैंने 1 घंटे की मुद्दत ऐसे किसी इत्तिफाक को टालने के लिए बढ़ाई है। 6 बजे से पहले वो वहां से जा चुकी होगी। लक्ष्मी का महफूज रहना बहुत जरूरी है। उसने मुझसे इत्तिफाक करते हुए कहा। मैं इसकी मौजूदगी को फरामोश कर बैठा था। वो अपने टोनी के साथ किसी कुत्ते ही की मौत मारा जाएगा। इस बेजुबान जानवर को बचाना मेरे बस से बाहर है। हम दोनों ड्राइंग रूम में सोफों पर नीम दराज होकर बातें करते रहे। वीरा और सुल्तान शाह का केलोला ज्यादा तूल नहीं पकड़ सका। इंतजार के आसाब शिकन कैफियत में गहरी नींद सोना मुहाल था। इनकी वापसी के साथ गजाला भी ड्राइंग रूम में आ गई। तीनों ने रवानगी के लिए कपड़े तब्दील कर लिए थे। वक्त रींग रींग कर गुजरता रहा। सबकी नजरें बार बार दीवार गिर घड़ी की तरफ उठ रही थीं। अव्वल खान के सिवा किसी को यह सवाल नहीं सूझा था कि जोगिंदर के मुकद्दर का फैसला करने के लिए 6 बजे के वक्त का इंतजार क्यों जरूरी था। 5 बजे अव्वल खान पर भी इज़तरारी कैफियत तारी होने लगी। सब तैयार थे। अव्वल खान की गाड़ी में हम 5 बासानी सवार हो सकते थे। मोबाइल फोन साथ लेकर हमने घर को मुकफ्फिल किया और वहां से बाथ आइलैंड के लिए रवाना हो गए, जहां जोगिंदर पाल को आने वाले बदतरीन वक्त से बेखबर अपने घर में मौजूद होना चाहिए था। अव्वल खान ने ड्राइविंग सीट सुल्तान शाह के हवाले कर दी और खुद मुझे रिमोट के इस्तेमाल का आसान तरीका समझाने लगा। जोगिंदर पाल की ख्वाबगाह को होलनाक धमाके के साथ उड़ाने के लिए हमें बहरहाल इसके घर से 5 किलोमीटर की हदूद में रहना था। इस रेंज से बाहर रिमोट कंट्रोल बेकार था। अव्वल खान की गाड़ी शहर की सड़कों पर तेजी से सफर कर रही थी और मेरा ज़हन जोगिंदर की जात में उलझा हुआ था। पिछला दिन तुलू हुआ तो हमारे सामने मेजर बख्शी का नाम था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसने कलील सी मोहल्ले से फायदा उठाकर किसी को अपना राजदां बना लिया होगा। जोगिंदर पाल इसका खामोश और बहुत चालाक खलीफ था। इसने हमें होशियार होने का कोई मौका दिए बगैर अपना वार करने की कोशिश की थी। मेजर बख्शी का अंजाम सामने आने के बाद उसने किसी से छेड़छाड़ नहीं की, खामोशी से अपनी कमीनगाह में दुबका रहा। अपने किराए के आदमियों को इन कामों पर मामूर कर दिया जिनको पूरा करने की हसरत मेजर बख्शी के दिल में रह गई थी। जैकब गेंडे और अर्जुन ने रवि को शहर के एक मारूफ अस्पताल से बहुत मक्कारी से अगवा किया और ठिकाने लगा दिया। इन दोनों ने अपनी दानिश में मुझे भी तकरीबन मार ही लिया था, लेकिन मेरे सितारे मेरा साथ दे रहे थे। ऐन वक्त पर उनकी बाजी उलट गई और मैंने मौत की आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ खुद को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली, बल्कि उन दोनों को मौत के खूनी जबड़ों में धकेल दिया। वो सारे मरहले तय होने तक जोगिंदर पाल का नाम पर्दे में रहा। मुझे या किसी और को कुछ पता नहीं था कि किराए के कातलों को मेरे और रवि के खून की बू पर लगाने वाला कौन था। फिर एक सुराग मिला। डोर का सिरा हाथ में आने के बाद गुत्थी सुलझती चली गई। अफजल और लक्ष्मी महज 2 नाम थे, बेवुक्कत और गैर अहम। एक म्यूनिसिपैलिटी का गरीब क्लर्क था, दूसरी उसी शहरी इदारे की मामूली सी भंकन। इन दोनों ने हमारे साथ मिलकर ऐसा काम दिखाया था कि इस वक्त जोगिंदर हकीकत में 5 किलो ताकत वाले बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। मैंने अपने जहन में लक्ष्मी की गुफ्तगू एक बार फिर ताज़ा की। उसने बताया कि उसका मालिक अपने दफ्तर से 2:30-3 बजे वापस आता है। उसे खाना देकर वो हांडी और बर्तन वगैरह साफ करती है और वहां से रवाना होकर सूरज ढलने से पहले अपने घर पहुंच जाती है। लक्ष्मी की मेहरबानी से मैं जोगिंदर का घर देख चुका था। उसकी ख्वाबगाह में लुढ़की हुई अस्काश की बोतल से उसके फारिग औकात के मशगले का मामला भी वाज़ेह हो चुका था। मेरे तसव्वुर में उस घर का एक नया खाका सर उभारने लगा, जिसमें जोगिंदर पाल कपड़े वगैरह बदलने के बाद अपनी ख्वाबगाह में मसहरी पर दराज होकर टेलीविजन देख रहा था। वो एक आदी और पुराना शराबी था। ऐसा ना होता तो खाली बोतल उसके कमरे में लुढ़की हुई ना मिलती, करीने से किसी अलमारी या खाने में रखी हुई होती।
मैं अपने तजर्बे और दूसरों के मुशाहिदे के बिना पर अच्छी तरह जानता था कि बेपरवाही का वो दस्तूर आदि शराबियों में आम होता है। वो पीते हैं और फिर पीते ही चले जाते हैं। उन्हें यह गम नहीं होता कि बोतल कहाँ पड़ी और पैमाना या गिलास कहाँ रह गया। ना ये याद रहता है कि वो पीने के लिए जीते हैं या जीने के लिए पीते हैं। उनका हाथ उसी वक्त रुकता है जब पैंदा साफ नजर आने लगता है और हर चीज वहीं रह जाती है जहां वो होती है। मुझे यकीन था कि दफ्तर से वापसी पर लक्ष्मी जोगिंदर को जो खाना देती होगी वो उसका लंच होता होगा। वो सहारे के लिए थोड़ा बहुत खा लेता होगा और लक्ष्मी अपने साहब के रात के खाने का बंदोबस्त करके चली जाती होगी।